संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार संस्कृत भारती भाग 3 यानी कि कक्षा 8 का अगला चैप्टर नंबर 6 जो आपके पाठ्यक्रम में है लेकर उपस्थित हो गया हूँ। इसका नाम है विद्या सर्वस्य भूषणम। तो अगर आप आ गए हैं और देख रहे हैं वीडियो को, तो वीडियो पर आते ही आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप लाइक करें और दूसरे लोगों को भी भेजें जिन तक की सूचना शायद ना पहुंची हो कि वीडियो आ गया है, अपलोड हो गया है। ठीक है ना? तो आप सभी शुरू करिएगा देखना। मैं सीधा वीडियो पर चलता हूं। ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6, विद्या सर्वस्य भूषणम, यानी विद्या सभी का आभूषण है। सर्वस्य माने सभी का, तो कोई एक नहीं है जिसको विद्या अलंकृत करती हो। आभूषण का मतलब होता है अलंकृत करना, सजा देना, सुंदर बना देना, अच्छा बना देना, बढ़िया कर देना। तो अगर सुंदर बनाती है विद्या तो किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए उसको सुंदर नहीं बनाती है। विद्या सभी को सुंदर बनाती है। जिसके पास विद्या होती है उसको सुंदर बना देती है। गहने या आभूषण तो व्यक्ति को जो कपड़े हैं और भी जितनी भी सौंदर्य प्रसाधन हैं वो सब व्यक्ति को बाहर से सुंदर बनाते हैं। या यूँ कह लीजिए कि किसी का अगर चेहरा अच्छा लगता है देखने में तो व्यक्ति के सौंदर्य को और बढ़ा देंगे, लेकिन अगर चेहरा ही अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर ये गहने, ये आभूषण, ये व्यक्ति के सौंदर्य में वृद्धि नहीं कर पाएंगे। परंतु विद्या एक ऐसा आभूषण है, यदि आपके पास विद्या है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास इल्म है, आप किसी चीज़ के जानकार हैं, तो आप में बाहरी सौंदर्य की आवश्यकता नहीं है। ये इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। पहला श्लोक देखिएगा, हमारे साथ पढ़ने का प्रयास करिए कि नक्षत्र भूषणम चंद्रो नारीणां भूषणम पतिः पृथिव्या भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। फिर से एक बार देखें। नक्षत्र भूषणम चंद्रो नारीणां भूषणम पतिः पृथिव्या भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारते व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयम् आयाति संचयात्। रूपयौवन संपन्ना विशालकुलसंभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। ये तीनों श्लोक एक ही छंद में रचे गए हैं, तो इसलिए इनकी धुन भी एक जैसी है, पढ़ने में एक जैसे लगते हैं। अर्थ देखिएगा, कहा गया है नक्षत्र भूषणम। नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र माने होता है तारा। नक्षत्र माने क्या होता है बेटा? तारा। तो तारों का भूषणम का मतलब होता है गहना। भूषणम का मतलब होता है आभूषण, कह लीजिए आप इसको, या फिर आप इसको कह लीजिए गहना। ठीक है ना? तो नक्षत्रों का, तारों का आभूषण क्या है? चंद्रो लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? चंद्रमा। क्या लिखोगे? नक्षत्रों यानी तारों का आभूषण चंद्रमा है। अगला, नारीणाम भूषणम पति है। नारीणाम माने नारियों का, नारियों का माने महिलाओं का। ठीक है ना? तो महिलाओं के लिख लीजिए, बहुवचन में क्या आएगा? महिलाओं के। भूषणम माने आभूषण, भूषणम माने आभूषण या गहने, आभूषण या गहने। कौन है? उनके पति है। पति माने पति, हस्बैंड। ठीक है ना? तो महिलाओं के आभूषण उनके पति हैं, महिलाओं के गहने उनके पति हुआ करते हैं। क्या कहा गया? नक्षत्रों का आभूषण जो है चंद्रमा होता है। नारियों के आभूषण उनके पति होते हैं। पृथिव्या भूषणम राजा। ध्यान दीजिएगा,
राजा जो होता है वो पृथ्वी का भूषणम माने गहना होता है, पृथ्वी उससे शोभा पाती है। अच्छा राजा होगा तो पृथ्वी का आभूषण बनता है। विद्या सर्वस्व भूषणम, अच्छा राजा भी खराब के लिए नहीं कहा गया, जो खराब होगा वो राजा बन ही नहीं सकता, ठीक है। होगा तो कुछ दिन के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने का मतलब ये है कि उसकी सत्ता जल्द ही समाप्त हो जाती है ना। जो देश के लिए सोचेगा वही राजा श्रेष्ठ माना जाता है। तो क्या कहा गया है, पृथिव्या भूषणम राजा, राजा जो है पृथिव्या माने पृथ्वी का, भूषणम माने आभूषण होता है, गहना होता है। और विद्या सर्वस्व भूषणम, लेकिन देखिए लिमिटेड है। नक्षत्रों का आभूषण चंद्रमा निश्चित है, नारियों के आभूषण गहने उनके पति हुआ करते हैं। पृथ्वी का आभूषण राजा होता है, लेकिन विद्या जो है ना ये सभी का आभूषण है, किसी एक व्यक्ति का आभूषण नहीं है। विद्या जो है सर्वस्व माने सभी का, भूषण माने आभूषण है, गहना है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने सौंदर्य के लिए भले ही किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता ना हो, आप विद्या का संचय अवश्य करें, सीखें, पढ़ें, समझें, ठीक है ना, जुड़ें। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसको पेज को आप वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और अंत तक ध्यान से ज़रूर पढ़ें, ताकि चैप्टर आपको एक बार में क्लियर हो जाए, दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। परीक्षा के समय में आप लोग पढ़ते हो एक दिन, और उससे क्या होता है कि आप ऊट पटांग लिख करके आ जाते हैं, तो कहीं नंबर जहाँ मिलने की संभावना होती वहाँ भी नहीं मिल पाते हैं। इसलिए पहले पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, पूरा पढ़ें, ठीक है ना। थोड़ा सा चाहते हैं इसको बड़ा कर ले तो आपको अच्छा दिखेगा। अब देखिए, अपूर्वः कोपि कोशोयम, तो कोशोयम माने, कोशोयम को अगर हम तोड़ दें तो ये होगा कोशः प्लस अयम, ठीक है। तो कोशः का मतलब क्या होता है, खजाना। कोशः का मतलब क्या होगा, खजाना, खजाना हो जाएगा। अब अयम का मतलब क्या होता है, तो ये हो जाएगा यह, अयम का मतलब हो जाएगा यह। अब उसके बाद में आप देखिएगा कोपी, क्षम्यतां, कोपी, कोपी क्या है, तो इसको तोड़ लेंगे तो होगा क्षम्यतां कह प्लस अपि। अब ये कह का मतलब क्या हो जाता है, कोई, और अपि का मतलब हो जाता है भी। जहाँ कहीं भी अपि आएगा उसका मतलब हो जाएगा भी, कोई भी। इसका मतलब कोई भी आप अर्थ लग सकते हैं, है ना, कोई कह सकते हैं। अपूर्वः माने होता है अद्भुत, अपूर्वः माने होता है, देखिए अभी जो पिछला श्लोक हम पढ़ रहे थे तो उसमें सीधा सीधा अर्थ था, नक्षत्रों का आभूषण चंद्रमा है, नारियों के आभूषण उनके पति हैं, पृथ्वी का आभूषण राजा है, विद्या सभी का आभूषण होता है, ऐसा देखने को मिला। लेकिन ये वाला जो श्लोक है इसमें थोड़ा सा हम शब्दों का हेर फेर करके पढ़ेंगे। फिर विद्यते है, मीनिंग जान लीजिए सबसे पहले। विद्यते का मतलब होता है, ठीक है, और तब का मतलब हो जाएगा तुम्हारा। और भारती जो शब्द है ये मूल रूप से होता है भारती, लेकिन जब ये सप्तमी विभक्ति में आता है, सप्तमी एक वचन में, यानी सॉरी, जब ये संबोधन में आता है तो संबोधन में ये रूप बन जाता है भारती, ठीक है ना। भारती भी होता है और भारती भी होता है। भारती शब्द जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, प्रथमा एक वचन में मिलेगा, और भारत शब्द कहाँ मिलेगा, संबोधन के एक वचन में मिलेगा, ठीक है ना। दोनों का मतलब सेम रहेगा। मतलब क्या होता है, सरस्वती, मतलब क्या रहेगा भैया, सरस्वती। तो जहाँ भी ऐसा आएगा, संबोधन आएगा, उसको सबसे पहले पढ़ेंगे हम। अगर इसको नंबरिंग दे दें तो हमारा अर्थ बड़ा अच्छा निकल आएगा। क्या करेंगे, शब्दों को नंबरिंग दे देंगे कि किस हिंदी के अनुसार इनमें से शब्दों को किस क्रम में रखेंगे, ठीक है ना। तो 1 नंबर इसको दे दें, है ना, और 2 इसको दे दें, 3 इसको दे दें, 4 इसको दे दें, 5 इसको दे दें, 6 इसको दे दें, 7 इसको दे दें। तो अब आप अर्थ देखिएगा, मीनिंग देखते जाइएगा। तो भारत का मतलब हो जाएगा हे सरस्वती। अब 2 नंबर पर क्या है, अयम, अयम माने हो जाएगा यह,
तो क्या हो जाएगा, हे सरस्वती। फिर आएगा 2 नंबर पर यह, तो लिखोगे यह। फिर 3 नंबर पर तुम्हारा, 4 नंबर कोई, 5 नंबर अद्भुत, 6 नंबर कोशो माने होता है खजाना, खजाना, और विद्यते का मतलब है आप देखिए अर्थ निकल आया, हे सरस्वती या तुम्हारा कोई अद्भुत खजाना है, हो गया अर्थ। देखा ना, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा आपको समझ में आएगा। तो यह खजाना किसके बारे में बात कही जा रही है, तो ये जो विद्या सर्वस्य भूषणम की बात की गई थी ना, उसमें जो विद्या है उसके बारे में बात की जा रही है कि जो विद्या है ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये तुम्हारा कोई अद्भुत, कोई अनुपम, कोई निरुपम, कोई अनोखा, कोई विचित्र, कोई अद्वितीय खजाना है। ठीक है, तो क्यों कहा गया अद्भुत, क्यों कहा गया पूर्व, क्यों कहा गया अद्वितीय, क्यों विचित्र कहा गया है, तो कहा गया है इसका नियम उल्टा है। संसार में सारी चीज़ें अगर आप खर्च करेंगे तो कम होती हैं, इसका क्या है, लिखा है व्ययतो वृद्धिम आयाति। व्ययतो माने खर्च करने पर, व्ययतो माने खर्च करने पर, वृद्धिम माने वृद्धि को, आयाति माने जाता है, प्राप्त होता है, यानी खर्च करने पर वृद्धि को प्राप्त होता है। वृद्धि को प्राप्त होना यानी बढ़ता है, तो क्या लिखोगे, खर्च होने पर बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। और क्षयम आयाति संचयाति, बाकी सारे खजाने जो हैं इकट्ठा करने से बढ़ते हैं, लेकिन इसका क्या है, संचयात माने संचय करने से, संचयात माने इकट्ठा करने से। क्या लिख लोगे, इकट्ठा, आधा टा बनेगा, ठा में आ की मात्रा, इकट्ठा। कुछ लोग इसको इकट्ठा बोलते हैं, गलत, इकट्ठा नहीं होता, जो बोलते हो वो ये बोलते हो, ये गलत है, होता ही नहीं है, इकट्ठा होता है, बोल नहीं पाते इसलिए इकट्ठा बोल देते हैं लोग, गलत बोलते हैं। क्षयम आयात लिखा हुआ है, क्षयम माने क्षय को, आयात माने प्राप्त होता है, जाता है, यानी क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो क्या है, ये विद्या रूपी खजाना इतना अद्भुत है, इतना अनोखा है कि ये व्यय करने पर, खर्च होने पर बढ़ता है और संचय होने पर समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी कि विद्या को संचित करके नहीं रखा जा सकता और रखना भी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई ज्ञान प्राप्त हो गया तो दूसरों में बांटिए, जितना अधिक बांटेंगे आपका ज्ञान उतना अधिक बढ़ता जाएगा, और जितना अधिक सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे तो आपका ज्ञान वह सुरक्षित नहीं रह जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कोई भी वस्तु अगर आप लेकर के आते हो मॉल से, कहीं से भी, किसी दुकान से, किसी शॉप से, है ना, किसी शोरूम से लेकर के आते हो, तो उसको अगर आपने ड्राइंग रूम में नहीं रखेंगे और यूं ही जैसे लाए हैं बांध करके कहीं रख देंगे, तो एक ना एक दिन वो बंधे रखे जाने पर भी ख़राब हो जाएगी, समझे ना। तो यही कारण है जो हम सीखते हैं हम उनको अपने मेन माइंड में रखें। हमारे पास 2 माइंड होते हैं, है ना, एक कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, मेन माइंड एंड, है ना, सेकेंडरी माइंड। तो जो मेन माइंड है उसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, यही हमारा ड्राइंग रूम होता है। जैसे हम ड्राइंग रूम में अच्छी अच्छी चीज़ें रखते हैं हमेशा के लिए और उनको साफ़ सफाई करते रहते हैं, साफ़ सफाई ना करो तो गंदी हो जाएंगी, तो ड्राइंग रूम में रखने के लायक चीज़ें नहीं बचेंगी। ऐसे ही अगर हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको हम शार्प ना करते रहें, परखते ना रहें, दूसरों के सामने पेश ना करते रहें, तो मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, जो भी सीखा होगा वो समाप्त हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। तो जो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी वो आप कहाँ चली जाएंगी, स्टोर रूम में। स्टोर रूम इज़ लाइक आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप कह सकते हो सबकॉन्शियस माइंड लाइक योर स्टोर रूम, ठीक है ना। तो स्टोर रूम में जो चीज़ें होती हैं वो जब कभी भी आवश्यकता पड़ेगी भाई आ तो जाएंगी ड्राइंग रूम में रखने के लिए, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, मांजना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, सुंदर करना पड़ेगा, चमकाना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो चीज़ें आपके दिमाग में थी लेकिन कॉन्शियस माइंड में ना रह करके सब कॉन्शियस माइंड में चली गई हैं भैया, तो उनको आप बाहर लाने के लिए फिर से तुमको किताब उठानी पड़ेगी, फिर से पढ़ना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, चर्चा करना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा, है ना। तो उनको क्यों जाने दें हम वहाँ, हम क्या करेंगे, हम उनको रगड़ते रहेंगे, मांजते रहेंगे, चमकाते रहेंगे, साफ़ करते रहेंगे, ताकि हमारे ड्राइंग रूम में यानी कि कॉन्शियस माइंड में ही रहें। समझ गए बात को। तो खर्च करोगे
जितना ही खर्च करोगे, जितना ही चमकाओगे उनको, वृद्धि आयाति, वृद्धि को प्राप्त होंगी। और अगर संचित करने की कोशिश करोगे, इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो फिर क्षयम आयाति, नष्ट हो जाएंगी चीज़ें जो आपने सीखी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। देखिएगा कि रूप यौवन संपन्ना, रूप यानी सुंदरता, यौवन माने जवानी, संपन्ना माने संपन्न, रूप से यानी सुंदरता से, युवावस्था से, संपन्न माने परिपूर्ण होने पर भी, खूब जवान हो, खूब सुंदर हो, ठीक है ना। और विशाल कुल संभवा, बड़े ऊंचे कुल में जन्म लिया हुआ हो, है ना, जहाँ लोग जाकर रोज सिर झुकाते हो, ऐसे खानदान में, ऐसी जाति में जन्मा हो। संभवा माने जन्म ले लिया हुआ व्यक्ति भी, कहते हैं चाहे जितने ऊंचे खानदान में कोई व्यक्ति जन्म ले, चाहे जितना सुंदर हो, चाहे जितना जवान हो, लेकिन नियम क्या है, विद्याहीना, अगर वो विद्या से हीन है, अगर उसमें ज्ञान नहीं है, उसने कुछ सीखा नहीं, उसने कुछ जाना नहीं है, जिसने पढ़ाई नहीं की है बेटा, तो न शोभनते, शोभा नहीं पाता है। कैसे, निर्गंधा इव किंशुकाः, किंशुकाः, किंशुक कहते हैं फूल को, किंशुक कहते हैं फूल को। तो जैसे फूल निर्गंधा माने गंधहीन, गंधहीन माने जिसमें सुगंध नहीं है, ऐसा कोई फूल हो जिसमें खुशबू ना हो। तो अगर खुशबू नहीं है तो फूल फूल नहीं कहा जाता, शोभा नहीं पाता है। वैसे ही ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं और सुंदर हैं, जवान हैं, ऊंचे कुल में जन्मे हैं, अच्छी जाति में जन्मे हैं, फिर भी शोभा नहीं पाते हैं, ये आपको लिखना होगा। तो अब आपसे पूछा जाए कि कैसे लिखेंगे, है ना, आपका सवाल आएगा कि कैसे लिखेंगे, तो आप क्या बताओगे, करना क्या है, आपको यही करना है कि लिखोगे कि भले ही कोई व्यक्ति अत्यधिक सुंदर, जवान और ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जन्म लिया हो, फिर भी जैसे खुशबू से हीन, सुगंध से हीन फूल शोभा नहीं पाता, वैसे ही वह व्यक्ति विद्या से हीन होने पर सुशोभित नहीं होता है। ये अनुवाद आपका रहेगा। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, अब ये वाला यहाँ इन श्लोकों को पहले पढ़ेंगे, 3 श्लोक हैं, और फिर इनके अर्थ जानेंगे। तो पढ़ने के लिए हम एक एक श्लोक को थोड़ा सा बड़ा करके सामने लाते हैं आपके, और आप उसको बस देखते जाइए, आपकी स्क्रीन पे पूरा आ जाए, है ना। आप टीवी पर भी इसको चला सकते हैं, आपके पास सुविधा होगी, जिनके पास में एंड्रॉयड टीवी है बढ़िया, है ना, जिन्हें यूट्यूब ऐप चलता है उस पर देख सकते हैं। अब देखिए कि न चौरहार्यम न राजहार्यम, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धतेव नित्यं, विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। ऐसा पढ़ सकते हैं, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धतेव नित्यं, विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। ऐसे पढ़ सकते हैं। अगला श्लोक देखें, ये कहता है, मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते, कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय खेदं, लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिं, किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते, कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय खेदं, लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिं, किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या। ऐसे पढ़ सकते हैं। अगला देखिएगा, ये श्लोक कहता है, पुस्तकस्था च या विद्या, परहस्तगतं धनं, कार्यकाले समुत्पन्ने, न सा विद्या न तद्धनं। पुस्तकस्था च या विद्या, परहस्तगतं धनं, कार्यकाले समुत्पन्ने,
न सा विद्या न तद्धनम। पढ़ना आ जाए, अनुवाद करते हैं। अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप सही पढ़ लेते हैं तो आपको अर्थ समझ में आ जाता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा न चौरहार्यम न च राजहार्यम। चौरहार्यम भी लिखा और राजहार्यम भी लिखा। ध्यान देना, दोनों के लिए हरण शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? एक तो चोर है और दूसरा राज माने राजा है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, ये जो हरण शब्द है ये छीनना है ना, जीतना और चुराना, तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो चोर होगा वो आपके सामने से लेके नहीं जाएगा। चोर इसीलिए कहा जाता है, जो चुपके से लेके जाता है वही चोर है। जो सामने आकर के आपसे लड़े और ले करके जाए, सीना जोरी करके लेकर के जाता है, वो काम राजा का होता है। ठीक है ना? तो जो हार्यम या हरण शब्द का प्रयोग किया गया है, इनके लिए कहा जाएगा जीतना और इनके लिए कहा जाएगा चुराना। ठीक है ना? ध्यान रखना। तो न चौर हार्यम न राजहार्यम, न चोर इसे हार्यम चुरा सकता है, न च और न ही राजहार्यम राजा हर सकता है, जीत सकता है, अपहरण कर सकता है, छीन सकता है। ठीक है? न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, न भाई बांट सकता है। भ्रातृ और भाज्यम लिखा हुआ है, ध्यान देना। भ्रातृ माने भाई, ठीक है ना? और भाज्यम का मतलब जो हो जाता है वो होता है बंटवारा, बंटवारे के योग्य, है ना? बंटवारे के योग्य। तो ये बंटवारे के योग्य नहीं है। किसमें? भाइयों में। भाइयों में बंटवारे के योग्य नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो क्या होगा? न भ्रातृभाज्यम, भाइयों में बांटने योग्य नहीं है। न च भारकारी, च माने और, न माने नहीं, भारकारी। देखिएगा, भार माने क्या होता है भाई? आप सभी जानते हैं, सीधा सीधा अर्थ है बोझ। भाग माने बोझ। कार्य माने करने वाली, करने वाली। यानी कि अगर ज़्यादा विद्या पढ़ लोगे तो आपके ऊपर बोझा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समझे ना? बोझा नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। जितनी अधिक विद्या आप ग्रहण करेंगे उतना अधिक आप हल्के होते जाएंगे। जो व्यक्ति विद्या अधिक ग्रहण कर लेता है वो किसी के सामने सिर उठाकर बोल सकता है, वो नीचे झुका नहीं मिलेगा आपको। जो विद्या नहीं ग्रहण करेगा वो झुका मिलेगा। तो विद्या किसी को झुकाती नहीं है, दबाती नहीं है, विद्या ऊपर उठाती है। ठीक है ना? तो बोझ नहीं बनती है भाई ये। व्यय कृत्य, व्यय माने खर्च, कृत्य माने करने पर, वर्धत माने बढ़ता, एव माने ही, नित्य माने है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन यानी हमेशा खर्च करने पर बढ़ता ही है। विद्या धनम, विद्या रूपी धन, सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में मुख्य है, श्रेष्ठ है, प्रधान है। ठीक है ना? फिर से देखिएगा, आप चाहो तो यहाँ से भी अर्थ ले सकते हो, सबसे लास्ट वाले से। विद्या धनम माने विद्या रूपी धन, सर्वधन माने सभी धनों में, प्रधानम माने प्रधान है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, बढ़िया है। क्यों? क्योंकि चोर इसको चुरा नहीं सकता और राजा इसको जीत नहीं सकता, भाई इसको बांट नहीं सकता और ना ही यह बोझ स्वरूप होता है। यह व्यय करने पर उल्टा बढ़ता ही है। कदम बात, यहाँ से अर्थ ले सकते हैं आप। ठीक है? अगला ये देखिए, मातेव रक्षति। यहाँ देखिएगा, जो मातेव शब्द है ये माता प्लस ये से लिया गया है। अब जो माता है इसका मतलब तो माँ ही होगा, माता भी कह सकते हो। यू शब्द जो है इसका मतलब होता है के समान, या फिर लिखते हैं की तरह। तो चाहे की तरह कर दो चाहे के समान कर दो। तो मातेव का मतलब हो गया लाइक अ मदर, लाइक अ मदर, माता के समान, माता की तरह। रक्षति का शब्द का जो अर्थ है, रक्षति का मतलब होता है रक्षा करना, रक्षा करना। अच्छा, रक्षा करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी से बचा ले। रक्षा करने का मतलब होता है बचाना। लेकिन बचाएगा कैसे? कोई अगर आपकी रक्षा कर रहा है, खाली बचाएगा?
खाना भी खिलाएगा, पानी भी पिलाएगा, कपड़े भी पहनाएगा, तभी ना आपकी रक्षा हो पाएगी। तो रक्षति में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। इसका मतलब रक्षति का मतलब क्या हो जाएगा, क्या होगा, पालन करना, पालन पोषण, ठीक है ना। तो पालन पोषण करती है क्या, ये जो विद्या है ये क्या करती है, मातेव रक्षति, माता की तरह रक्षा करती है, संरक्षण करती है, पालन पोषण करती है। पितेव, पितेव का मतलब जैसे मातेव का माता की तरह, तो पितेव का मतलब लाइक अ फादर, पिता की तरह। हिते माने हितकारी कार्यों में, नियुक्ते माने लगाती है। जैसे पिता सोचता रहता है कि मेरा बेटा किस लायक बने, क्या करे क्या करे क्या करे, है ना, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो। ऐसे ये विद्या भी आपको रास्ता दिखाती है कि किस लायक आपको बनना है, कौन सा काम करना है। अगला देखिए कांतेव। अब यहाँ देखिए कांता शब्द है। कांता आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे शब्द। कांता का मतलब होता है पत्नी, ठीक है। अब यहाँ जैसे मातेव था तो माता की तरह, पितेव था तो पिता की तरह, कांतेव तो पत्नी की तरह, लाइक अ वाइफ। हाँ, च माने और, तो च को पहले ले आओ। जब भी च होता है तो कोशिश ये करते हैं अगर 3-4 बातें एक साथ बताई गई हैं तो लास्ट वाले के पहले च का प्रयोग किया जाएगा। 3 लोग हैं इसमें, मातेव है, पितेव और कांतेव है, 3 चीज़ें हैं। तो च कहाँ आएगा, कांतेव की पहले। तो यहाँ ले आते हैं और पत्नी की तरह, पत्नी के समान। खेदम माने दुख को, अपनी माने दूर करके, यहाँ अपनी अर्थ होगा। इसको तोड़ेंगे अगर हम तो च आएगा प्लस में, अभी आएगा प्लस में, रमयति आएगा प्लस में, अपनीय आएगा। ये जो आप पढ़ रहे थे चाभिरमयत अपनीय, ठीक है ना। तो चाभिरमयत अपनीय को अगर तोड़ेंगे तो होगा च अभी रमयति अपनीय। अब इनके अर्थ देखिए, मैंने अपनी का मतलब बताया दूर करना, क्या होता है, दूर करके, ठीक है ना। क्षमता, वो साफ लिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ जगह कम है, मैं कैसे लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है, दूर। तो अपनी का मतलब हो गया दूर करके, ध्यान देना। रमयति का मतलब हो जाता है प्रसन्न करना, खुश करना। अभी का मतलब होता है की ओर, खुश की ओर ले जाना, यानी प्रसन्न कर देना, ठीक है, ये अर्थ होगा। तो क्या होगा, पत्नी की तरह दुख को दूर करके आनंदित कर देती है, और पत्नी की तरह दुख को दूर करके आनंदित कर देती है, ये हो गया। और क्या करती है, अभी देखो, लक्ष्मीम तनोते। लक्ष्मी माने लक्ष्मी को, यानी धन को, धन को। तनोत माने होता है बढ़ाती है, और वितनोति का मतलब होता है फैलाना। चा माने और, यहाँ ले आओ। और कीर्ति माने यश को, दिक्षु माने दिशाओं में, वितनोति माने फैलाती है। कैसे अर्थ करेंगे, कीर्ति पहले लाएंगे, कीर्ति माने यश को। अच्छा यहाँ भी देख लीजिएगा, विभक्तियाँ जानेंगे तो अर्थ जल्दी निकलेगा। जब भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो नंबर 1 पर आता है कर्ता, फिर आता है कर्म, और फिर आता है क्रिया। ये याद रखिएगा, ये क्रम होता है हिंदी में जानने के लिए। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये सीक्वेंस रहता है हिंदी के लिए खास तौर से, ठीक है, याद रखना। क्रिया हमेशा कर्म के बाद आएगी, ध्यान रखना। और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, तो कर्म में या तो अम लग जाएगा या फिर ये लास्ट में ऐसा माँ लगे मिलेगी, नहीं होगा तो ये बिंदी लास्ट में मिलेगी, ये कर्म होता है। यहाँ लक्ष्मीम में भी कर्म है और कीर्तिम में भी कर्म है, याद रखिएगा। तो लक्ष्मीम के लिए जो क्रिया है वो तनोति है, और ये वितनोति भी क्रिया है, लेकिन ये किसके लिए है, तो ये इसके लिए है। और ये दिक्षु है, ये किसके साथ में आया है, कीर्तिम के साथ में आया है। दिक्षु माने दिशाओं में, है ना, ये विभक्ति का प्रयोग हुआ है सप्तमी का। तो सबसे अगर हम क्रिया के पहले किसी को लाना चाहेंगे तो क्या लाएंगे, कर्म को लाएंगे। इसलिए सब क्रिया से पहले, वितनोति के पहले कीर्तिम को पढ़ना पड़ेगा आपको, समझे ना, ये याद रहे आप। यहाँ भी तनोति के पहले लक्ष्मीम को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो खैर लक्ष्मी पहले दिया गया है, अगर श्लोक में क्या होता है, शब्द इधर उधर होते हैं, आपको समझना पड़ता है कि कहाँ रखना है। तो यहाँ भी हम करेंगे सबसे पहले कीर्तिम, फिर दिक्षु, यानी चा को पहले यहाँ इसके पहले लाएंगे,
फिर कीर्तिम करेंगे, फिर दीक्ष करेंगे, फिर वितनोति करेंगे। तो क्या होगा? कीर्ति माने यश को, दीक्ष माने दिशाओं में, वितनोति माने फैलाती है, और यश को दिशाओं में फैलाती है। किम किम न साधयति, क्या क्या नहीं सिद्ध करती। साधयति माने सिद्ध करना, संधान करना, उत्पन्न कराना, दे देना, प्रदान कर देना। कल्पलतेव विद्या, कल्पलता के समान विद्या। कल्पलतेव का मतलब क्या होता है भाई, जान लीजिए। कल्प यानी कि पारिजात। पारिजात तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। कल्प वृक्ष होता है, कहा जाता है कि उसकी शाखा से जिस प्रकार की आप इच्छा रखते हैं, जो भी निवेदन करेंगे वह प्रदान करने की क्षमता उसमें है। इंद्रलोक का ये वृक्ष है, जिसको कह सकते हैं कि द्वापर के समय में, द्वापर के अंत के समय में, महाभारत के पहले की बात कर लेते हैं तो अर्जुन ने भूलोक पर जो है स्थापित किया था, ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है, पौराणिक आख्यान ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं जैसे कल्पलता लोगों को सब कुछ यानी मनोवांछित फल देती है, वैसे ही कल्पलता माने कल्प की लता, लता माने शाखा डाली। जैसे कल्प वृक्ष की लता लोगों को सब कुछ यानी मनोवांछित फल प्रदान करती है, वैसे ही यह विद्या कल्पलता के समान क्या क्या नहीं प्रदान कर देती, सब कुछ प्रदान कर देती। ध्यान दीजिएगा कैसे। माता की तरह संरक्षण करती है, पालन पोषण करती है, पिता की तरह हितकारी कार्यों में लगाती है, पत्नी के समान चमन और पत्नी के समान दुख को दूर करके आनंदित करती है, लक्ष्मी को बढ़ाती है, यश को दिशाओं तक फैला देती है। कल्पलता के समान यह विद्या क्या क्या नहीं संधान कर देती है, अर्थात सब कुछ प्रदान कर देती है। ऐसे आपको लिखना होगा। ठीक है। अगला लास्ट श्लोक देखिए कि पुस्तकस्था च या विद्या परहस्तम गतम धनम। और च माने और, कहते हैं और जो पुस्तकस्था, पुस्तक में स्थित है, किताबों में स्थित है। लोग कहने लगते हैं ना, अरे सर किताब में तो लिखा है। भाई किताब में लिखा होना काफ़ी नहीं है। किताब में जो लिखा है वो परीक्षा में कैसे पहुंचेगा आपके साथ? पढ़ोगे, समझोगे, अभ्यास करोगे तब न जाएगा ना आपके साथ। किताब में बहुत कुछ लिखा है, परीक्षा में आप कैसे लिखिएगा? ठीक है ना। तो क्या करना है, किताब में जो विद्या है, पुस्तकस्था या विद्या, या माने जो, या माने जो, जहाँ कहीं भी यह लिखा होगा जो होता है कि जो विद्या पुस्तक में स्थित है, किताब में स्थित है, वह कैसी होती है? परहस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में गए हुए धन के समान। चाहे पुस्तक में स्थित विद्या हो और चाहे दूसरे के हाथ में गया हुआ धन हो, कार्य काले, काम के उत्पन्न होने पर, काम का समय आने पर, समुत्पन्न माने आने पर, उत्पन्न होने पर, आ जाने पर, जब काम का समय आता है, न स विद्या, ना तो वह विद्या काम आती है, न तद धनम, और ना ही वह धन काम आता है जो दूसरे के हाथ में चला जाता है। आपके पास जो है वही काम आएगा, किताब में जो है या दूसरे के पास जो है वो आपके काम नहीं आएगा। तो प्लीज़, आपको पढ़ने को कहा जा रहा है, माता पिता पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको पढ़ना है। कोई भी व्यक्ति अपना पैसा यूं ही बर्बाद नहीं करेगा बेटा। तुम जब बड़े हो जाओगे, 10 रुपये कहीं एक्स्ट्रा खर्च हो रहे होगे तो बड़ा बुरा लगेगा। जहाँ पैसा लगाओ और तुम्हें उसका वांछित फल ना प्राप्त हो, लाभ ना मिले, तो पैसा डूबा हुआ माना जाता है और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका पैसा लगातार डूबता जाए। आप पर आपके माता पिता जो पैसा लगा रहे हैं उसे डुबाइए मत। माता पिता की इच्छाओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर खरे उतरिए। उनकी इच्छा भी आपकी इच्छा पर निर्भर है बेटा। वो चाहते हैं आपका कल्याण, उनकी इच्छा यही है। ये नहीं कि आप उनका कल्याण करें, आप अपना विकास कर लें, यह इनफ है उनके लिए। बात समझे ना? हाँ, ये ध्यान रहे। तो क्या है, एक बार फिर से इसका अर्थ आप जान लीजिए कि जो विद्या पुस्तक में स्थित है, चमने और परहस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, कार्य काले, काम का समय, समुत्पन्ने माने आ जाने पर, न स विद्या, ना तो वह विद्या काम आती है, न तद धनम, और न ही वह धन काम आता है। काम आता है को ब्रैकेट में लिखना क्योंकि उसके लिए कोई संस्कृत नहीं है। अनुवाद हो गया आपका। अनुवाद के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे
और आगे बढ़ने से पहले आपसे थोड़ा सा निवेदन किया गया है कि एक लाइक तो बनता है, शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्या सर्वस्य भूषणम चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सीधा बिना किसी लाग लपेट के। तो अभी चैप्टर पढ़ने के बाद में आपने देखा होगा बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको मैंने तोड़ कर आपको बताया अर्थ। तोड़ने के लिए संधि का नियम लगता है बेटा, ठीक है ना। तो संधियों को जाने, थोड़ा सा संधि विच्छेद समझेंगे। चंद्रो और नारी नाम को चंद्र नारी नाम कर देते हैं, यानी यहाँ विसर्ग का आगमन हो जाएगा जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे। पृथिव्या भूषणम को ठीक वैसे ही पृथिव्याः और भूषणम कर देंगे। कोपि को तोड़ेंगे तो कह और अपि हो जाएगा। कोशोयम को मैंने कोशः और अयम किया भी था पीछे अभी। कुतो मित्रम का कुतः और मित्रम हो जाता है। हालांकि यहाँ पर कुतो मित्रम शब्द आया नहीं है आपके श्लोक में कहीं पर, है ना। अविद्यस्य कुतो मित्रम ऐसे करके था। अधनस्य कुतो, है ना, अविद्यस्य कुतो धनम और अधनस्य कुतो मित्रम और अमित्रस्य कुतः सुखम करके ऐसा श्लोक है। तो हालांकि वो इसमें आया नहीं है ना। तो फिर भी कुतः और मित्रम हो जाएगा। निर्गंधा इव, निह गंधा इव, ऐसे इसका संधि विच्छेद होगा। मातेव का माता और युव किया था मैंने, पितेव का पिता और युव हो जाएगा वैसे ही, ठीक। तो ये संधियाँ आपने देखी, इनको एक बार आप पढ़ जरूर लें। यहाँ से सवाल बन सकता है, आ सकता है, कराया आपको मिल रहा है, आपको कुछ सीख करना नहीं इसमें, बस जैसा है वैसा ही आपको समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं हम ये बताने के लिए कि जो अभी संधियाँ आपने पढ़ी, तो ऊपर दी गई संधियों में आपने देखा कि विसर्ग संधि होने पर कभी शब्द में जो है शब्द अलग अलग लिख दिए जा रहे हैं, है ना। विसर्ग गायब हो जा रहा है। तो क्यों गायब हो जा रहा है ज़रा ये देखें। मैंने कहा क्या, विसर्ग गायब हो जा रहा है, शब्द को अलग अलग लिखा जा रहा है। आप देखें कि यहाँ देखिएगा ये विसर्ग है, यहाँ पर लगा चंद्र में नारी नाम है। जब इसको जोड़ा गया तो विसर्ग गायब हो गया और शब्द को अलग अलग यूं ही लिख दिया गया बिना प्लस लगा करके। तो इसको कहा गया कि अब ये संधि युक्त शब्द है। क्यों, कैसे, तनिक ये देख लेते हैं। देखिएगा कुछ नियम है। सबसे पहला नियम आप देखेंगे तो ये कहता है कि अगर किसी शब्द के अंत में इस तरीके का आता है, छोटा आव रहे, यानी ध्वनि कौन सी रहनी चाहिए, ह्रस्व आ की, और प्लस में यहाँ पर आ जाए 3 4 5। 3 4 5 क्या है भाई, क्लास में आप लोगों को मैंने बताया वर्गीय व्यंजन मैंने आपको सिखाए थे। वर्गीय व्यंजन 5 वर्गों में बटे होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और ये पाँचों में 5-5 अक्षर होते हैं। तो पहला अक्षर देखें अगर सभी का, तो क वर्ग का क, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और प वर्ग का प, यानी कि क च ट त प हो जाएगा पहला। दूसरा की बात करेंगे तो क वर्ग में ख होगा और ट वर्ग में, च वर्ग में छ होगा, ट वर्ग में ठ होगा, त वर्ग में थ होगा, प वर्ग में फ होगा, यानी ख छ ठ थ फ होगा 2 नंबर का। 3 नंबर का ग ज ड द ब। इसी तरह से चौथा घ झ ढ ध भ। 5वां ङ य ण न म होगा। देख लीजिएगा, करके देखिएगा, लिख करके रखिए, समझे ना। तो तीसरा चौथा पाँचवां, वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवां, यानी ग ज ड द ब, घ झ ढ ध भ, ङ य ण न म में से कोई आ जाता है तो विसर्ग गायब हो जाएगा, शब्द अलग अलग लिख दिया जाएगा, प्लस हट जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, वही यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए चंद्र और नारी नाम में विसर्ग के बाद ये 5वां अक्षर ना आ गया है, इसलिए विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया है, विसर्ग का क्या हो गया है, ओ हो गया है और नारी नाम आ गया है। अब अगला देखिएगा, वैसा ही दूसरा उदाहरण दिखाया गया है कि अभी मैंने क्या कहा था, 3 4 5 आ जाएगा। अब यारा लावा अगर आ जाता है विसर्ग के बाद में, तब भी विसर्ग का ओ हो जाएगा और यारा लावा जैसा का तैसा। जैसे कुतः और विद्या दिया गया है तो कुतः विद्या में विसर्ग के बाद में हुआ जुड़ेगा, विसर्ग का वो हो गया और विद्या लिख दिया गया। ऐसे ही आगे आप आएँ। क्लास में मैंने बहुत अच्छा समझाया आपको, एक बार क्लास का भी याद कर लीजिएगा। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि छोटा आ की जगह पर बड़ा आ के साथ विसर्ग हो, तो भी ध्यान रखना 3 4 5 आने पर, यानी गज ढब घाझा ढब ङ मा के आने पर क्या होगा, अभी जो ह्रस्व आ होता था उसका ओ हो जा रहा था विसर्ग के साथ में।
यहाँ पर इन दोनों के मेल से कुछ नहीं होने वाला है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा लोप हो जाएगा। यहाँ देखिए निर्गंधा और यू है, तो निर्गंधा और यू हो गया, विसर्ग गायब हो गया है, एज इट इज लिख दिया गया, देयर इज नो चेंज। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब अगला थोड़ा सा देख लें। यहाँ पर देखिएगा आह आ गया है, वर्गीय वर्ण है, वर्णों के प्रथम वर्ण आ जो है आ रहेगा और वर्गीय वर्ण रहेगा। जैसे पृथिव्या और भूषणम है तो पृथिव्या भूषणम हो जाएगा। अब पाठ में जितने भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द आए हैं, भारती है, नारी है, पृथ्वी है, इनके प्रयोग देख लीजिए। और इनको देखने के लिए परिशिष्ट में जाइएगा तो नदी का शब्द रूप आपको मिल जाएगा, वो देख लेना। उसी के अनुसार आप भारती के शब्द रूप जरूर बना करके कॉपी में लिख डालें, नदी के हिसाब से। जैसे नदी के चलेंगे वैसे ही भारती, जैसे नदी नद्यो नद्या होता है, भारती भारती भारत्या होगा, समझ गए ना, इस तरीके से रूप बनेगा। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पर आते हैं। बहुत ज़्यादा समय ले लेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। फटाफट करते चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट बताएंगे। देखिए स्कूल में पढ़ा चुका हूँ, क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो शॉर्ट में बताऊँगा, जल्दी में बताऊँगा। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। एक ही संस्कृत पद में उत्तर दीजिए, एक पदेन उत्तरत। कहा नक्षत्राणाम भूषणम, बोला गया था नक्षत्रों का आभूषण क्या है, तो लिखा था चंद्र। तो क्या है, चंद्र। पति काशाम भूषणम, काशाम की बात कीजिए, काशाम, काशाम माने षष्ठी विभक्ति करें, नारीणाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नारीणाम। और यहाँ विद्या कस्य भूषणम, तो विद्या सर्वस्य, विद्या सर्वस्य भूषणम। के नहीं ना शोभन्ते, तो विद्या, क्या लिखेंगे, विद्य और या में बड़ा मात्रा, कैसे लिखेंगे, विद्या। देख लीजिए बड़ा बड़ा लिख कर दे रहा हूँ, विद्या। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द में व्यंजन चिन्ह लगा दी, या और फिर या लगाकर आ की मात्रा है ना, विद्या, ऐसे लिखा जाएगा। अगला, केन हीना ना शोभन्ते, मैंने बता दिया माता युव का रक्षति, तो आपको लिखना होगा विद्या रक्षति। क्या का रक्षति, विद्या, इसका उत्तर होगा। अगली एक्सरसाइज, ये वाला एक्सरसाइज भी बुक में ही रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और सेकंड नंबर भी बुक में ही रखिए, है ना। कहा गया है कि सही की जगह सही का निशान और गलत की जगह गलत का निशान, तो लिखा है चंद्रः पृथिव्याः भूषणम् अस्ति। क्या चंद्रमा पृथ्वी का भूषण है, ना। चंद्रा नारी नक्षत्राणां भूषणम् अस्ति, ना पृथिव्याः भूषणं नास्ति, ठीक है ना। तो पृथिव्याः भूषणं चंद्रः नास्ति, पृथिव्याः भूषणं राजा अस्ति, समझे ना, ये गलत हो जाएगा। विद्या धनम व्यय कृते नष्टम भवति, विद्या धनम व्यय कृते नष्टम भवति, विद्या धनम व्यय कृते वर्धत एव नष्टम न भवति, नष्टम भवति कदा, यदा अहम यदा वयम विद्यायाः संचयम कुर्यामः, है ना। तो संचयात विद्या नष्टम भवति, बात समझिएगा। सॉरी, संस्कृत में बोले दे रहे हैं, जब हम विद्या का संचय करते हैं बेटा, तब विद्या नष्ट होती है ना। तो क्या विद्या व्यय करने पर, खर्च करने पर नष्ट होती नहीं, विद्या धनम व्यय करते वर्धत, यानी कि ये गलत है। अब विद्याहीना कमलानी सर्वत्र, जैसे कमल सब जगह शोभा पाते हैं, वैसे विद्या से हीन व्यक्ति शोभा पाते हैं नहीं, जो विद्या से हीन वो कहीं शोभा नहीं पाते हैं, समझे ना, गलत है ये। विद्याहीना ना शोभन्ते निर्गंधायु किंशुकः लिखा था। विद्या संचयात क्षयम आयाति, बिल्कुल गुड है, विद्या संचय करने पर क्षय को प्राप्त होता है। कल्पलता यु विद्या सर्वम साधयति, यस बिल्कुल, सर्वम साधयति, कल्पलता यु विद्या सर्वम साधयति। अगला, तो लास्ट के दो सही, बाकी सब गलत है, याद रखिएगा। दूसरे और चौथे का भावार्थ लिखना मैंने सारे के बता दिए हैं, किसी क्या क्या एक्सरसाइज करना है, इसको ये छोड़ दीजिए। संधि विच्छेद करना है, तो ये जो कोशोयम लिखा है इसको क्या कर दीजिएगा, कोशः प्लस अयम, ठीक है, हो गया। कल्पलतेव लिखा है तो लिखो कल्पलता धन युव, हो गया। पृथिव्या भूषणम, तो लिख दो पृथिव्याः प्लस भूषणम, पृथिव्याः प्लस भूषणम लिखना है। अगला, चंद्रो नारीणाम, तो लिखो चंद्रः प्लस नारीणाम, चंद्रः प्लस नारीणाम। कोपि लिखो कः प्लस अपि। निर्गंधा युव, तो लिखो
निर्गंधाः प्लस युव हो गया। समझ जाएंगे ना। कह अप लिखा है, निर्गंधा यू लिखा है, चंद्र नारीणाम लिखा है। अगला, निम्नलिखित शब्द रूपों में विभक्ति और वचन बताना है। मैंने आप लोगों को कक्षा 7 में खूब अच्छे तरीके से समझाया था। अब एक कह लिखा हुआ है, किसी भी शब्द के साथ डायरेक्ट विभक्ति लगी हुई हो, समझ जाइए कि प्रथमा एक वचन होगा, तो प्रथमा और एक वचन हो गया। पृथिव्याः लिखा हुआ है, जब कभी किसी भी शब्द के लास्ट में याह आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा, याह आ जाता है, तो इसको आप षष्ठी मानिए और षष्ठी का एक वचन मान लीजिएगा। अगर किसी शब्द के लास्ट में या आ जाता है तो इसको आप तृतीया मानिएगा। तृतीया का कौन मानेंगे, एक वचन मानेंगे, और ये दोनों ही स्त्री लिंग में आते हैं, ये भी याद रखना। किसी शब्द के लास्ट में यह आ जाए तो षष्ठी एक वचन, या खाली आ जाए विसर्ग ना लगा हो तो तृतीया एक वचन, और ये स्त्रीलिंग में आता है। तो क्या बताया मैंने, अगर हम पृथिव्याः कह रहे हैं इसका मतलब षष्ठी और एक वचन हो जा रहा है। अमित्रस्य की बात आए, किसी शब्द के लास्ट में ऐसा आ जाए आधा सा और या, ये पुल्लिंग षष्ठी एक वचन होता है, याद रखिएगा। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, षष्ठी लिख देंगे। पुल्लिंग अगर लिखने को कहा जाए लिंग तब लिखिएगा, नहीं तो क्या ज़रूरत है लिंग लिखने की, आप एक वचन लिखिए ना डायरेक्ट। नारीणाम आम आ जाता है किसी के लास्ट में, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, या षष्ठी बहुवचन होता है भैया, षष्ठी लिखो और बहुवचन लिख दो, बहु का वचन। निर्गंधा लिखा हुआ है, निर्गंधा, तो ये अगर अह आता तो एक वचन होता है, आह आएगा तो बहुवचन होता है, लिख दीजिएगा क्या, प्रथमा, प्रथमा बहुवचन। जैसे रामः एक वचन, रामाः बहुवचन। माता शब्द है, ये एक वचन है भैया प्रथमा का, तो लिखो प्रथमा एक वचन। अगला है भारत्यय, जब कभी भी किसी के इस तरीके से कहीं लिखा हुआ हो, जान लेना कि ये ईकारांत है, ठीक है ना, ई से अंत होने वाला है, स्त्री लिंग है, और ये चतुर्थी है, क्या है, चतुर्थी है, और फिर एक वचन है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। ईकारांत चतुर्थी स्त्रीलिंग एक वचन। आगे बढ़ते हैं, क्षम्यता। दिए गए शब्दों के उचित स्थानों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिएगा कुछ किताब वाला आया, कॉपी वाला आया भी है, क्या कॉपी में क्या करेंगे। तो ये देखिएगा, ये वाला ऑन बुक रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये वाला भी बुक पर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये वाला कॉपी पर रहेगा, तो ये कॉपी पर कर लेना, ये वाला करना ही नहीं है, तीसरा एक्सरसाइज। चौथा वाला कॉपी पर कर लीजिएगा, ये वाला ये भी जो है फॉर बुक है, ठीक है। ये वाला एक्सरसाइज आता है, ये भी फॉर बुक रहेगा, ठीक है। करते हैं, कैसे करेंगे, तो तनोति लिखा है, लक्ष्मी को प्रयोग करना है, तो यहाँ लक्ष्मी लिखिए और यहाँ बिंदी भी लगा दीजिए, लक्ष्मीम आएगा, द्वितीय में प्रयोग हुआ एक वचन में। अपूर्वा को कोशा, इदम लिखा है, और कोशा पुल्लिंग होता है, तो इदम का रूप पुल्लिंग में अयम बनता है, क्या बनता है, तो अयम आप लिख दीजिएगा, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अयम, ऐसे। अब अगला है, रूप यौवन संपन्ना अपि न शोभन्ते, विद्याहीन लिखा है, विद्याहीना लिखिएगा, क्या लिखेंगे, विद्याहीना, विसर्ग लगा दो, नहीं विद्याहीना आएगा, ना नहीं, ना लिखा है ना आगे, तो विद्याहीना आएगा। विद्याहीना क्यों नहीं आएगा, संधि हो जाएगी ना के साथ में, तो विसर्ग गायब हो जाएगा। अगला है, विद्या खेदम अपनयत, कांता, कांता ही लिखो यहाँ पर, ठीक है ना। युव तो लिखा ही है, कांता युव हो जाएगा, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं, विद्या दिक्षु वितनोति, क्या कीर्ति को है तो कीर्तिम लिख दो, है ना, कीर्ति लिखकर ऐसे, और यहाँ बिंदी लगा दो, बस हो गया कीर्तिम। विद्या कोशा,
क्षयम आयाति, कब? संचय करने पर। संचय का पंचमी विभक्ति बनाओगे तो क्या होगा? संचयात। संचयात लिखना है यहाँ पर लास्ट वाले में, ठीक है, खत्म बात। बुक की एक्सरसाइजेज भी हो गई, ये वाला आपको कॉपी में करना है, ठीक है ना, याद रहे। संस्कृत में अनुवाद करना, क्षम्यताम। विद्या ही उत्तम धन है, तो लिखो विद्या। विद्या को विद्या ही लिखते हैं संस्कृत में भी, प्लस में। अब जो ही है उसके लिए संस्कृत लिखते हैं एव। अब ये आ की मात्रा और ए की मात्रा दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये आय बन जाएगा। अब क्या बनेगा? तो आव रूप जो बनेगा वो द्या के साथ में आय लग जाएगा। और यहाँ तो विद्या ही का शब्द क्या बन जाएगा संस्कृत में? विद्यैव। या तो विद्या एव लिख दो, ये भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो ये, और या फिर एक शब्द ऐसे लिख सकते हो। तो देखिए कैसे लिखते हैं। या तो आप लिखिए विद्या एव उत्तमं धनम क्षम्यताम अस्ति, या फिर लिखिए विद्यैव उत्तमं धनम अस्ति। दोनों सही हैं, चाहे विद्या एव लिख दो चाहे विद्या एव लिख दे। हम यहाँ संधि करके लिख दिए हैं, यहाँ संधि करके नहीं लिखे हैं, बस इतनी बात है। अब अगला देखिए, खर्च करने से विद्या बढ़ती है, तो क्या लिखोगे? व्यय तो लिख दो, या फिर क्या लिख सकते हो? व्यये कृते, व्यय करने पर, खर्च करने पर विद्या बढ़ती है, विद्या वर्धयति, हो गया। खर्च करने से विद्या बढ़ती है। ऐसा भी कर सकते हो कि व्यय कृते वर्धत एव विद्या, ऐसे भी कर सकते हो। विद्या ही सबका आभूषण है, तो क्या लिखोगे? विद्या ही माने एव, सबका के लिए क्या लिखेंगे? सर्वस्य। और आभूषण है के लिए क्या लिखेंगे? भूषणम। और अस्ति, विद्या एव सर्वस्य भूषणम अस्ति, हो गया। अगला, विद्या माता के समान रक्षा करती, तो लिख दो विद्या माता के समान के लिए मैंने आपको क्या बताया था? मातेव, माता के समान। रक्षा करती है के लिए आप क्या लिखेंगे? रक्षति, विद्या मातेव रक्षति, ऐसा हो गया। अगला है, विद्या से हीन जन शोभा नहीं पाते हैं, तो क्या लिखोगे? विद्याहीना जनाः न शोभन्ते, विद्याहीनाः जनाः न शोभन्ते। बात समझ में आ गई बेटा? विद्याहीना जना न शोभन्ते, ऐसे कर सकते हैं आप। अब है, विद्या आदमी के यश को बढ़ाती है, तो क्या लिखोगे? विद्या के लिए विद्या आदमी के माने नरस्य, क्षम्यताम, विद्या आदमी के यश को कीर्तिम, या फिर आप यशम भी कर सकते हैं। कीर्तिम ना लिखें तो क्या लिखेंगे? यश को, यशम, बढ़ाती है। वर्धयति, विद्या नरस्य कीर्तिम वर्धयति, विद्या नरस्य यशम वर्धयति। अगला, संचय से विद्या नष्ट होती है, तो लिखो संचय से, संचयात, संचय से के लिए संचयात करेंगे। क्या नष्ट होती है? विद्या, तो क्या लिखेंगे? विद्या नष्ट होती है, तो ऐसे लिख सकते हैं नष्टम और भवति। अब नष्टम भवति अगर ना लिखें, इतना ना लिखें, तो क्या लिख सकते हैं? क्षयम आयाति, ऐसे लिख सकते हैं। या तो नष्टम भवति लिखते हैं या क्षयम भवति आयाति लिख सकते हैं। ऐसा क्षयम भवति भी लिख सकते हो, जाओ
ठीक है, ऐसे भी कर लो, क्षयम आयात लिख लो, क्षयम बहुत लिख लो, है ना, या फिर नष्टम बहुत लिख सकते हो, क्षयम आयात लिख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया बेटा। तो अभी तक अगर आपने संपूर्ण हिंदी पाठशाला को देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, चाहे ना आया हो, कुछ भी हो, लाइक ज़रूर करो। ठीक है, 2 बार लाइक मत कर देना, एक बार लाइक करोगे, दूसरी बार लाइक करोगे, लाइक हट जाएगा, समझे ना। लाइक करिए, पता चले कि उस पर ग्रीन आएगा ना बन करके, लाइक होना चाहिए। साथियों, अपने साथियों को भेजिए, यानी कि शेयर कर दीजिए। यदि आपको मुझसे कोई वीडियो चाहिए, कोई नई सूचना चाहिए, तो आपको क्या करना है, एक बार मैसेज ज़रूर करना है। हालांकि आप किस क्लास से हैं, किस सेक्शन से हैं ना, ये चीज़ आपको मेंशन करनी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई सूचना अथवा नया वीडियो बनाने के लिए कमेंट ज़रूर करें। आपका एक कमेंट जो है हमें आगे अच्छे वीडियो बनाने में मदद करेगा। और अच्छे वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए और मन लगा कर पढ़ें, ठीक है ना। वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें।